everyone, welcome you all my channel Learn Physics by Lakshmi Bhardwaj. In the previous video we have learnt about scalars and vectors quantities. Today we will learn about path length and displacement and what is speed and its types. So before starting this video, if you like this video after watching, then please press on like button, share this video and subscribe this channel. So let us start our topic path length and displacement. पाथ लेंथ यानी लेंथ ऑफ एनी पाथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, मोशन का मतलब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आए टाइम के साथ, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी, ठीक है, तो गिवन टाइम में वो कितना एक्चुअल पाथ कवर करती है उसकी जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक ट्रायंगुलर पाथ है ए बी सी, क्लियर है। अब इसकी हमें पाथ लेंथ निकालनी है। तो फर्स्ट केस हमने सपोज कर लिया हमें ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक पहुंचना है। तो इस केस में जो पाथ लेंथ होगी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की हुई, तो वो क्या होगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक जाएगी, ठीक है, यानी स्ट्रेट पाथ ए बी। फिर क्या फॉलो करेगी, बी से सी वाला पाथ, क्लियर है, उसको सी पॉइंट तक ही पहुंचना है। तो इस केस में जो पाथ लेंथ होगी गिवन टाइम में वो क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, क्लियर है। ऐसे ही सेकेंड केस लें। अब उसी ऑब्जेक्ट को ए से लेके बी फिर सी देन फिर से ए पॉइंट पे पहुंचना है। तो इस केस में जो पाथ लेंथ होगी वो क्या होगी, गिवन टाइम में पहले ए बी पाथ कवर करेगी, देन बी सी, देन सी ए, यानी ए पॉइंट पे पहुंच गई वो फाइनली। तो इसमें पाथ लेंथ क्या होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। थर्ड केस क्या है, अगर वही ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है उस केस में पाथ लेंथ क्या होगी इन ए गिवन टाइम। तो हमें पता है जो सर्कुलर पाथ है उस पूरे को हम अगर मेजर करें तो वो क्या कहलाती है, उसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है। और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो जो टोटल पाथ हो गया जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है सर्कुलर पाथ में वो क्या हो जाएगा, या हम पाथ लेंथ बोल लें तो क्या होगी इसकी 2 पाई आर, क्लियर है। तो जो पाथ लेंथ है वो क्या होती है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कवर करती है ना दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ, ठीक है। तो जो पाथ लेंथ है ना उसका जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी हमने जब ये जो ट्रायंगुलर पाथ लिया था इस केस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो ए से बी, बी से सी ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है। तो यानी हमें ए से बी तक की हम ये तो कह सकते हैं कि इतना पाथ है, यानी जो लेंथ है वो इतनी है, 5 मीटर 2 मीटर ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो हमने कल पढ़ा था कि जिन क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो जो पाथ लेंथ है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। अब इसकी बात आती है कि अगर स्केलर है यानी इसका मैग्नीट्यूड है तो वो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी, ठीक है। तो अब हम जनरली देखें अगर कोई ऑब्जेक्ट है और मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ तो कवर करेगी ही ना पाथ। तो यानी उसकी जो पाथ लेंथ है क्या कह सकते हैं कि जो पाथ लेंथ है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ पाथ तो कवर करेगी ही, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, यानी अगर ए से बी है ना तो जस्ट इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ही मानेंगे। तो इस केस में क्या हो सकती है, जो पाथ लेंथ है वो जीरो हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। जैसे हमारे पास एक थ्रेड है, इसकी हमें पाथ लेंथ मेजर करनी हो तो पाथ लेंथ क्या होती है, जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करती है कोई ऑब्जेक्ट वो। तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ होगी वो क्या होगी, ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक, यानी एक एंड से लेके थ्रेड के बी एंड तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ का हम एग्जाम्पल लें। मान लो नंबर लाइन है कोई भी, उसके ऊपर हमने कुछ डिस्टेंसेस ड्रॉ कर ली, ठीक है, 5 का डिफरेंस है इनमें। तो 0 से लेकर 60 तक हमने नंबर लाइन पे नंबर्स ड्रॉ कर लिए। अब हमें अगर पाथ लेंथ देखनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान तो क्या कैसे देखेंगे। मान लो सबसे पहले हमें ओ पॉइंट से लेके ए तक जाना है, तो जो एक्चुअल पाथ है या एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी कवर की ऑब्जेक्ट ने, 60 किलोमीटर, ठीक है। अब ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद ए पॉइंट से उसको वापस आना है बी पॉइंट पर, ठीक है। तो इस केस में कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर। और तो जो टोटल पाथ लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 85 किलोमीटर। तो ये होती है पाथ लेंथ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितना पाथ कवर करती है उसकी जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगी ना दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी
हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके टू एंड्स हैं या टू पोजीशंस हैं उसकी, फाइनल और इनिशियल पोजीशन, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। क्लियर है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं। हमने जो ये पाथ लिया था ट्रायंगुलर पाथ ए बी सी, ठीक है, हमें इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे हमसे कोई कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ए बी सी पाथ में, तो देखो ए से बी तक और बी से सी तक जा रहे थे हम पाथ लेंथ निकालने के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगी, अगर हमें ए से सी पॉइंट तक पहुंचना है तो ए सी ही होगी ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में, ए सी होगी, क्योंकि यही ए बी सी पाथ में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। क्लियर है। और अगर हमें वापस अब अगर सी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आना हो तो अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब तक इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट सी था, तब डायरेक्शन ए टू सी थी। लेकिन अब हमें अगर सी टू ए जाना है डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो अब सी टू ए जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जो हम ये कह सकते हैं इससे कि जो सी ए है वो नेगेटिव है किससे, ए सी से। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के केस में इसकी डायरेक्शन है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इनको हम एरो रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। क्लियर है। तो जो सी ए है वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ ए सी। नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से है। ठीक है। सेकंड केस है, अगर हमें ए से बी, बी से सी और सी से ए वापस आना है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के केस में ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो ये तो पाथ लेंथ हो गई थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो इसी केस में तो क्या हो जाएगा, अब देखो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट ए है उसका और फाइनल पॉइंट भी ए ही है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस तो कुछ हुई ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट वही पाथ कवर करेगी ए बी बी सी देन अगेन सी ए, यानी ए पॉइंट पे पहुंच गई ना, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो वही हो गया, तो उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, ए और इसके ऊपर एरो, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस सेम पॉइंट हो गए ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसलिए जीरो हो जाएगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब सर्कुलर पाथ लिया था हमने पाथ लेंथ के केस में। ठीक है। सर्कुलर पाथ लिया था, तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो हमें, और हमें मान लो सर्कुलर पाथ ए बी सी के अलोंग चलना हो। ठीक है। सर्कुलर पाथ ए बी सी, यानी ए से ए जो इनिशियल पॉइंट है और जो सी है वो फाइनल पॉइंट है। तो अब देखो ए से हमें सी तक पहुंचना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। अब ए से सी तक सर्कुलर पाथ में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कौन सी होगी, जो डायमीटर है इस सर्कल का, यानी ए टू सी, यही होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, ए सी और इसके ऊपर एरो। ठीक है। और अगर हमें सर्कुलर पाथ में अगर पाथ कौन सा कवर करना हो, ए बी सी डी। ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी यानी ए इनिशियल पॉइंट है और डी है वो फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो ए और डी के बीच शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कौन सी होगी इस सर्कुलर पाथ में, जो इसकी एक कॉर्ड है ए डी, वही तो होगी। ठीक है। तो हमें ए डी निकालना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ओ ए डिस्टेंस है वो रेडियस है इस सर्कल की, उसको हमने स्मॉल आर मान लिया। ऐसे ही जो ओ डी है वो भी रेडियस है सर्कल की, उसको भी हमने स्मॉल आर मान लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो ए डी है ना उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r√2। कैसे आई है, r² + r² करेंगे तो 2r²। ठीक है। ये क्या आई है, ए डी की वैल्यू। क्लियर है। तो ये 3 केसेस थे जो हमने पाथ लेंथ में भी डिस्कस किए थे और डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो डिस्टेंस या पाथ लेंथ कुछ भी बोल सकते हो आप,
जो पाथ लेंथ है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसका जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे रेफर करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने किसी स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करे। ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और वापस इसी ए पॉइंट पे पहुंच गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसी केस में जब ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लौट के आ जाती है तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है इस केस में क्या हो जाती है, 0। क्लियर है। अब डिफरेंस देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो डिस्टेंस है या पाथ लेंथ बोल सकते हो। जो पाथ लेंथ है वो क्या होती है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में कितना पाथ कवर कर रही है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कवर्ड बाय एनी बॉडी। सेकंड डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी ही ना, तो 0 नहीं हो सकती डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकती है कब, जब ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस लौट के आ जाए। ठीक है। थर्ड वन इज इट इज ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होती है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है या फिर उससे बड़ी ही होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्लियर है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, इक्वल भी हो सकती है डिस्टेंस के और हमेशा स्मॉलर ही होगी डिस्टेंस से। फोर्थ डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी इसका जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है इसकी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी पता होता है हमें और इसके डायरेक्शन भी। जो फिफ्थ डिफरेंस है, डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वन इज स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, अब स्पीड मान लो हवा चलती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं भाई, हवा जोर से चल रही है या कम से चल रही है, तो वो मतलब फास्ट या स्लो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है, कैसे मूव कर रही है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। क्लियर है। तो स्पीड होती है वो क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करती है इन ए गिवन टाइम। मान लो कोई एक कार है, वो मान लो उसको पहुंचना है दादरी से भिवानी, ठीक है, वो उसकी डिस्टेंस होगी और वो कितने टाइम में पहुंचेगी। अब मान लो स्लो चलेगी तो काफ़ी देर लग जाएगी, और वही कार अगर मतलब फास्टली मूव करेगी तो कम टाइम लगेगा और ज़्यादा डिस्टेंस उतनी है। क्लियर। तो ये चीज़ से हम क्या मेज़र करते हैं कि जो कार है वो स्पीड से कितनी चली, भाई फास्ट स्पीड से या लो स्पीड से। और अब बात आती है कि जो स्पीड है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और अपॉन में कितना टाइम ले रही है। क्लियर है। और इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम मेज़र किस में करते हैं, मीटर में करते हैं, और जो टाइम है उसको किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। तो जो स्पीड है उसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। अगर किसी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में देखें, मान लो MKS वगैरह में देखें, ठीक है, तो ये तो हो गई मीटर पर सेकंड। किसी अनदर में देखें तो मान लो मीटर का क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है, और जो सेकंड है उसका क्या हो जाएगा, आवर। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी होती है, मतलब इसका नेचर कैसा होता है, भाई स्केलर होती है, वेक्टर होती है। तो जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब स्पीड है वो क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही होगी। क्लियर है, तो वो कुछ डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं करेगी। तो जो स्पीड है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्लियर है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं।
डायमेंशनल फॉर्मूला, अब ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है। हमने जो एक वीडियो की थी डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड, उसमें मीटर लेंथ की होती है, तो उसके लिए जो डायमेंशनल सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल एल यूज करते हैं, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। ठीक है, जब उस टी को हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगी, जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी -1। तो जो इसका ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, L⁻⁴ और T⁻⁻1, और यहाँ पे मास का कोई काम नहीं है तो m⁻0। ठीक है, क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जैसी मूव करती रहे, यानी स्मूथली, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एग्जांपल लेते हैं हम इसका, कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस हमने मान लो अलग अलग कुछ भी लगा दिया। ठीक है, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे लगा दिया, मान लो फ्लैग्स वगैरह लगा दिए 5 मीटर की डिस्टेंस पे, और जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम है वो 1 सेकंड का है। ठीक है, यानी जो 5 मीटर कोई भी बाइक है वो डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल कर रही है, 1 सेकंड में। ऐसे ही जो नेक्स्ट 5 मीटर है वो कितनी देर में कवर कर रही है वही बाइक, 1 सेकंड में। यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी एक जैसी है हर फ्लैग की। ठीक है, और ऐसे ही जो टाइम है पहुंचने के लिए ये बाइक 1 सेकंड ही ले रही है। तो यहाँ पे हम स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 5 मीटर है और टाइम कितना है, 1 सेकंड। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ वेरी करे, यानी जो चीज़ चेंज हो। ठीक है, अब चेंज कब होगी, या तो कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, मान लो पहले उसने किसी टाइम में, मान लो टाइम को हम कांस्टेंट रखें, 1 सेकंड का ही टाइम रखें, लेकिन जो डिस्टेंस है उसकी, मान लो फर्स्ट 1 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करे, अगली 1 सेकंड में वो 10 मीटर कवर करे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो गई ना। या फिर हम टाइम को अलग अलग ले सकते हैं और जो डिस्टेंस है उसको सेम रख सकते हैं। तो जो वेरिएबल स्पीड होगी उसमें क्या होगा, या तो इक्वल डिस्टेंस होगी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। इसका एग्जांपल है, मान लो कोई एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। ठीक है, ए से लेके बी प्लेस तक। अब मान लो उसको 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है यहाँ पे, लेकिन जो टाइमिंग है ना वो वेरी कर रही है यहाँ पे। कैसे, मान लो पहले 1.5 आवर ले रही है, फिर 1.25 आवर, फिर 1 आवर, ऐसे। तो जो टाइम है वो वेरी कर रहा है, चाहे यहाँ पे बेशक जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो। तो ऐसे केस में जब या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो या फिर टाइम अनइक्वल हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड किस केस में होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के केस में तो वो एक जैसी ही रहेगी। एवरेज हम किसी भी चीज़ की कब निकालते हैं, जब हमारे पास जो डाटा है वो एक जैसा ना हो। ठीक है, मान लो कोई क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, अब टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं ना कि हर किसी के सेम मार्क्स आए, तो किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम क्या लेते हैं, ओवरऑल लेते हैं ना, कम वाले मार्क्स भी और ज़्यादा वाले मार्क्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी स्पीड का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो कब निकलेगा, जब वो ऑब्जेक्ट कभी स्लो स्पीड से कभी फास्ट स्पीड से मूव करे, यानी वेरिएबल स्पीड से मूव करे, ये कह सकते हैं हम। क्लियर है। तो एवरेज स्पीड कब निकलती है, जब डिस्टेंस सेम हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से यानी वेरिएबल स्पीड से मूव करे, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन गिवन बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है टोटल, और टोटल टाइम उसने कितना लिया है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम v से डिनोट कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल d से, और जो टाइम उसको स्मॉल t से। क्लियर है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
अब इसका एक केस लेते हैं, मान लो S1 S2 S3 ये कोई भी जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अलग अलग, और कितनी स्पीड से, v1 v2 v3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस, टोटल है यहाँ पे, टोटल का मतलब हम सारी जो डिस्टेंसेज है उनको ऐड कर देंगे, तो इनको जब ऐड करेंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा, अब अप टू सोन, यानी बहुत सारी स्पीड्स है हमारे पास। ऐसे ही टोटल टाइम निकालेंगे हम, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम ये यहाँ से टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमने S1 S2 S3 माननी है, क्लियर है। और जो स्पीड है वो v1 v2, तो मान लो हमें फर्स्ट टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा S1 बाई v1, ऐसे ही सेकंड निकालना हो तो S2 बाई v2, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल टाइम चाहिए तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा S1 बाई v1 प्लस S2 बाई v2 प्लस S3 बाई v3 एंड अप टू सोन। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई S1 प्लस S2 प्लस S3 और अपॉन में टोटल टाइम, और टोटल टाइम हमने अभी निकाला है, क्या है S1 बाई v1 प्लस S2 बाई v2 एंड अप टू सो ऑन, क्लियर है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस तो सपोज कर लिया हमने कि उतनी ही कवर कर रही है, लेकिन अलग अलग स्पीड से कर रही है, तो अगर डिस्टेंस वही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो S1 S2 S3 यानी ये जो अलग अलग डिस्टेंसेज हैं उनको हम एक सेम डिस्टेंस मान सकते हैं, वो हमने कैपिटल S मान ली। तो जब S1 प्लस S2, ठीक है, ये जो दो ली थी S हो गई, तो S प्लस S 2S हो जाएगा ऊपर, और अपॉन में जो S1 बाई v1 प्लस S2 बाई v2 है, यहाँ से अगर S1 और S2 की जगह हम S सिंगल S पुट कर देंगे तो जो S है वो कॉमन आ जाएगा हर वैल्यू में से, तो हमारे पास क्या रह गया 2S अपॉन S इंटू में 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अब जो S से S है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम नीचे वाली टर्म का एलशियम लेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड निकालने का, क्लियर है। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, हमारे पास 3 टाइम्स हैं, ठीक है, और 3 ही स्पीड हैं, तो फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो हमने दे रखी है क्या 50 किलोमीटर, सेकंड जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 100 किलोमीटर, और जो थर्ड डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर, और टाइमिंग है 1 आवर 2 आवर और 3 आवर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, और एवरेज स्पीड किस किस की, जो टाइमिंग है फर्स्ट की और जो थर्ड है उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की क्या है 50 किलोमीटर डिस्टेंस, और जो थर्ड वाला केस है उसमें 150 किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, जो फाइनल है स्पीड 150 किलोमीटर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो इनिशियल थी, यानी -50 किलोमीटर। ऐसे ही नीचे टाइमिंग के लिए कर देंगे, 3 आवर में से 1 आवर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आवर रह जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ये एवरेज स्पीड आ गई किसी भी कार की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम ये पूछ लें कि अब ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्लियर है। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो होती क्या है, मान लो हम कार में ट्रेवल करते हैं तो कार में स्पीडोमीटर होता है जिससे स्पीड मेजर करते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या दिखाता है, हर एक पर्टिकुलर टाइम की वो स्पीड दिखाता रहता है कि अब जो कार है इसकी स्पीड इतनी है, इस टाइम पे इतनी है, तो यानी वो हर एक टाइम की स्पीड मेजर करता रहता है, क्लियर है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कार की कितनी स्पीड है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट कार, ठीक है। अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको हम कैसे निकालते हैं, अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसके लिए हम लिमिट लेंगे, और लिमिट किसकी लेंगे, डेल्टा एस, ठीक है, यानी जो एवरेज स्पीड है वो, और अपॉन में डेल्टा टी, यानी जो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम है, यानी मान लो हमसे कोई ये पूछ ले कोई भी कार है वो 1 मिनट के लिए ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो कोई भी पूछ ले कि है ना 21 सेकंड पे इस कार की स्पीड है वो कितनी थी, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस यानी एवरेज स्पीड, और जो इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन है यानी डेल टी, और इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट, ठीक है, जहाँ पे डेल टी है वो टेंड्स करेगा किसको, 0 को।
तो जब भी ऐसा केस हो कि हमारे पास डेल में कोई क्वांटिटी और लिमिट टेंड कर रही हो जीरो को, तो वो डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। तो जो डेल है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डी एस बाई डी टी। क्लियर है? इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, डिस्टेंस का, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। क्लियर है? और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको हम मेजर किससे करते हैं, स्पीडोमीटर से। तो ये हमारी वीडियो थी जो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।